हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने 12th आरबीएससी एग्रीकल्चर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10th कर रहे थे, केंचुए की संरचना व कृषि में महत्व, जिसका एक वीडियो जो है वो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, जिसमें केंचुए की बाह्य संरचना और उसकी आंतरिक संरचना में 3 सिस्टम पढ़ लिए थे अपने, जिसमें अपने पहला पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, फिर परिसंचरण तंत्र और एक उत्सर्जन तंत्र। उसी वीडियो के आगे आज अपने 4th इसका सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, तंत्रिका तंत्र। पहले वाली वीडियो का अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को, तो उसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को अच्छे से देख लें, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखें। तो शुरू करते हैं अपने तंत्रिका तंत्र। देखिए, केंचुआ का जो आज अपने 3 सिस्टम पढ़ेंगे, एक तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद जनन तंत्र पढ़ेंगे और फिर पाचन तंत्र, जिसमें डायग्राम जो है वो सिर्फ पाचन तंत्र का अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को ड्रॉ करना आना चाहिए। तंत्रिका तंत्र और जनन तंत्र के बारे में सिर्फ जो मेन बातें हैं वो अपने को ध्यान रखनी है। तंत्रिका तंत्र केंचुए में सुविकसित प्रकार का होता है। खंडित तंत्रिका तंत्र होता है, जैसा कि वास्तविक खंडित भवन इसमें पाया जाता है। 3 भागों से मिलकर बना होता है ये तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो इनमें कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं पार्ट में, वो अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी है। सबसे पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये 2 तरह की संरचना याद रखनी है अपने इसमें, एक तो अगर तंत्रिका वलय और दूसरा याद रखना है अधर तंत्रिका रज्जु। यानी कि एक अगर तंत्रिका वलय और एक अधर तंत्रिका रज्जु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली तंत्रिकाओं, जिनकी संख्या 8 से 10 होती है, उनको सम्मिलित किया जाता है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कौन करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। और ये तंत्रिकाएं कहाँ कहाँ जाती हैं, ये देह भित्ति के अंदर, प्रोस्टोमियम के अंदर और मुख गुहा व ग्रसनी में पाई जाती हैं। तो ये अपने को बात ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट अपने आता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये तंत्रिका तंत्र जालिका के रूप में, प्लेक्सस के रूप में पाया जाता है और मांसपेशियों के अंदर तक व आहार नाल तक फैला रहता है। तो 3 तरह के तंत्रिका तंत्र पढ़े अपने, सबसे पहले केंद्रीय, फिर परिधीय और लास्ट में अनुकंपी। और इनके बारे में एक एक दो बातें ये अपने को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो सिस्टम है केंचुए का, जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। केंचुआ एक द्विलिंगी प्राणी है। द्विलिंगी प्राणी होने का मतलब है कि नर जननांग व मादा जननांग एक ही शरीर पर पाए जाते हैं। केंचुए में जो जनन है वो लैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है। इसके अंदर पूर्ण पूर्वता पाई जाती है, प्रोटेंडरस अवस्था होती है। पूर्ण पूर्वता का मतलब ये है कि केंचुए के जो नर जननांग हैं वो पहले विकसित हो जाते हैं मादा जननांग से, या आप ये कह सकते हो कि नर जनन में जो नर के पार्ट्स हैं, जितने भी नर से जननांगों से बनने वाली जो संरचनाएं हैं वो पहले विकसित होती हैं मादा से, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्ण पूर्वता। और स्त्री पूर्वता का मतलब होता है मादा जननांगों का नर जननांगों से पहले विकसित होना। लेकिन केंचुए में कैसी अवस्था पाई जाती है, पूर्ण पूर्वता पाई जाती है। बात करें केंचुए के नर जननांगों की, तो कौन कौन से नर जननांग होते हैं केंचुए में, वृषण होता है, वृषण कोश होता है, शुक्राशय होता है, प्रोस्टेट होती है और सहायक ग्रंथियाँ। तो इनके सिर्फ अपने को नाम पता होने चाहिए, कोई संरचना से अपने को मतलब नहीं है इनकी, अपने सिलेबस में नहीं दिया हुआ। ये नर जननांग कौन कौन से हैं, वृषण है, वृषण कोश है, शुक्राशय है, प्रोस्टेट है और सहायक ग्रंथियाँ। और उसकी बात करें मादा जननांग में, तो अंडाशय, अंडकीप, अंडवाहिनी, मादा जननछिद्र और शुक्र ग्राहिका। तो ये अंग जो हैं जननांग, इनका अपने को पता होना चाहिए। ये अपने से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में, मादा जननांगों के नाम लिखो, नर जननांगों के नाम लिखो, तो ये पता होने चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करें मैथुन क्रिया, कोपुलेशन। ये इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए, ये जो प्रोसेस है कैसे कैसे होता है ये, इसको अपने अच्छे से ध्यान से सुनना। मैथुन क्रिया या कोपुलेशन कहते किसको हैं, सबसे पहले तो नर व मादा केंचुओं के मध्य होने वाली वह क्रिया। अब मैं कह रहा हूँ कि नर व मादा, क्योंकि एक ही केंचुए में दोनों अंग पाए जाते हैं, तो एक केंचुआ नर की तरह बिहेव करेगा और एक केंचुआ जो है वो मादा की तरह बिहेव कर रहा है। तो केंचुए के मध्य होने वाली वह क्रिया जिसमें नर अपने शुक्राणु
मादा के शरीर में पहुंचाता है। इस क्रिया को कहा जाता है मैथुन क्रिया या कोपुलेशन क्रिया। ओके, अब ये क्रिया कैसे संपन्न होती है, देखिए उससे पहले आपको पिछली वीडियो देखना जरूरी है जिसमें मैंने कुछ रंध्रों के छिद्रों के बारे में बताया था। फिर भी मैं यहाँ पर आपको रिपीट कर दूँ कि केंचुए में एक जोड़ी नर जनन छिद्र पाए जाते हैं। केंचुए में एक जोड़ी नर जनन छिद्र पाए जाते हैं। और कौन से खंड में पाए जाते हैं, ये 18वें खंड में। केंचुए में एक मादा जनन छिद्र पाया जाता है और ये पाया जाता है 14वें खंड में। केंचुए में 4 जोड़ी शुक्रग्राहिका रंध्र पाए जाते हैं और ये पाए जाते हैं 5/6, 6/7, 7/8, 8/9। यहाँ इनका मतलब ये है कि 5वें और 6ठे खंड के बीच अंतरखंडीय पट जो है, 6ठे 7वें के बीच, 7वें 8वें के बीच और 8वें 9वें के बीच जो अंतरखंडीय पट है, वहाँ पर दोनों और अधर सतह पर एक एक जोड़ी शुक्रग्राहिका रंध्र पाए जाते हैं। ये भी केंचुए में अधर सतह पर मिलते हैं, ये भी अधर सतह पर, और ये भी कौन सतह पर, अधर सतह पर। अब जब कोपुलेशन की प्रक्रिया होती है तो दो केंचुए एक दूसरे से इस प्रकार संपर्क में आते हैं कि जैसे ये केंचुआ है मान लो, और ये यहाँ पर उसका है 18वां खंड, ये नर केंचुआ है। दूसरा जो है वो मादा केंचुआ इस प्रकार से उसके संपर्क में आएगा कि पहले वाले के 18वें की सीध में उसके 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां ये वाले खंड रहें, यानी कि इधर से शुक्रग्राहिका छिद्र रहें और इधर से नर जनन छिद्र, ये एक दूसरे के बिल्कुल सीध में होते हैं। अधर सतह से आपस में संपर्क में आते हैं क्योंकि दोनों ही छिद्र जो हैं वो कौन सी सतह पर पाए जाते हैं, नीचे वाली सतह पर, अधर सतह पर पाए जाते हैं। जैसे केंचुए एक दूसरे के इस प्रकार संपर्क में आते हैं दोनों, तो नर जनन छिद्र से 18वें से खंड में जो पाया जाता है वहाँ से एक पेपिला या अंकुर नाम की एक संरचना निकलती है जिसके द्वारा नर अपने सीमन को यानी कि अपने शुक्राणुओं को और प्रोस्टेट को, प्रोस्टेट द्रव्य जो है प्रोस्टेट ग्रंथि का, उन दोनों को किस में डाल देता है, इन शुक्रग्राहिका रंध्रों में भर देता है। और वो जो शुक्राणु हैं और प्रोस्टेट द्रव्य जो है वो शुक्रग्राहिका में संग्रहित हो जाता है। ये पहला प्रोसेस होता है मैथुन क्रिया के दौरान। अब जैसे ही ये प्रक्रिया संपन्न होती है उसी प्रक्रिया के बाद जो मादा केंचुआ है, मादा केंचुए में क्लाइटेलम भाग जो होता है, क्लाइटेलम भाग जिसमें 14वां, 15वां और 16वां खंड बताया था आपको, क्लाइटेलम कहलाता है। क्लाइटेलम भाग की ग्रंथियां एक विशेष प्रकार के गाढ़े द्रव का स्राव करती है। जैसे ये केंचुआ है, ये इसका 14वां, ये 15वां और ये 16वां खंड है। तो इस भाग में एक विशेष प्रकार के द्रव का स्राव होता है जिससे ये भाग जो है ये कठोर हो जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है। इसके हार्ड होने से क्या होता है कि ये लसलसा द्रव हवा के संपर्क में आने से हार्ड होता है। 14वें खंड में पाया जाता है मादा जनन छिद्र। ओके, 14वें खंड में जो मादा जनन छिद्र पाया जाता है वहाँ पर आके खुलती है अंडवाहिनी जो अंडाशय से अंडाणुओं को लेकर आती है। जैसे इस भाग पर दबाव पड़ा तो अंडवाहिनी पर दबाव पड़ता है कठोर होने के कारण, जिससे यहाँ से जो अंडे हैं वो किस में आ जाते हैं, इस 14वें खंड में आ जाते हैं। और 14वें खंड में आके, क्योंकि 14वें, 15वें और 16वें खंड के बीच अंतरखंडीय पट नहीं होता, तो वो सारे अंडे जो है इस क्लाइटेलम भाग में 14वें, 15वें, 16वें खंड में एकत्रित हो जाते हैं। तो मैथुन क्रिया में दो बातें पड़ी अपने। सबसे पहली बात क्या पड़ी कि नर अपने 18वें खंड में जो नर जनन छिद्र होता है उसके द्वारा दूसरे केंचुए के शुक्रग्राहिका रंध्रों में शुक्राणु और प्रोस्टेट द्रव्य को भर देता है। दूसरी बात, उसी मादा जो केंचुआ है जिसमें वो शुक्राणु और प्रोस्टेट द्रव भरा गया, उसके 14वें, 15वें, 16वें क्लाइटेलम खंड में कोकून यानी कठोर संरचना का निर्माण हुआ, जिसके अंदर 14वें खंड से आकर अंडे जो हैं उसके अंदर भर जाते हैं। अब जैसे ही केंचुए में 14वें, 15वें, 16वें क्लाइटेलम भाग में अंडे और उसके ऊपर चारों ओर कठोर आवरण जो है जिसको कोकून बोलते हैं उसका निर्माण हुआ, अब क्या होगा, वो केंचुआ पीछे की ओर गति करेगा। जैसे जैसे केंचुआ पीछे की ओर गति करेगा उसका जो कोकून है वो शरीर के आगे की ओर खिसकेगा। शरीर के आगे की ओर खिसकता हुआ जैसे ही वो, क्योंकि अभी तो वो 14वें, 15वें, 16वें में है, फिर वो 13वें खंड तक आएगा, 12वें, 11वें, 9वें, 8वें, जैसे ही यहाँ आएगा और वो पहुँचेगा कहाँ पर, 5वें से लेकर 9वें खंड के बीच वो मूवमेंट कर रहा होगा। उसी समय 5वें से 9वें खंड के बीच मैंने आपको बताया था क्या भरे पड़े हैं, शुक्राणु और प्रोस्टेट द्रव्य। ये शुक्राणु और प्रोस्टेट द्रव्य किस में प्रवेश कर जाएगा, इसका कुछ भाग उस कोकून नामक संरचना के अंदर जिसमें पहले से अंडे पड़े हैं उसमें प्रवेश कर जाएगा। और इस संरचना को, कोकून को शरीर से क्या कर दिया जाएगा, मुख वाली साइड से अलग कर दिया जाएगा।
अब जब ये अलग हुआ शरीर से तो उसको कोकून है वो बोला आपने, कठोर भाग, जिसके अंदर अंडाणु भरे पड़े हैं, अंडे भरे पड़े हैं, और क्या हैं, शुक्राणु हैं। अब ये शुक्राणु जो हैं वो निषेचित करेंगे इन अंडों को। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट, एक कोकून से सिर्फ एक ही केंचुए का निर्माण होता है। हालांकि कोकून में अंडों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन निर्माण सिर्फ एक केंचुए का होता है। बाकी जो अंडे हैं उस विकसित हो रहे केंचुए को पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो निषेचन क्योंकि शरीर से बाहर हो रहा है, कोकून बाहर गया फिर वहाँ पर निषेचन हुआ, तो इस प्रकार का निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। अब इसकी जो आपको जो बातें बताएगी उसकी आप थ्योरी देख लीजिए एक एक करके। देखिए, सबसे पहले इस क्रिया में दो केंचुए अधर सतह से, क्योंकि छिद्र अधर सतह पर हैं, इस प्रकार से संपर्क में आते हैं कि एक का जनन छिद्र यानी 18वां खंड दूसरे के शुक्रग्राही का छिद्र यानी 5वें छठा, छठा सातवां, सातवां आठवां और 8वें 9वें के सामने होता है। इस समय नर जनन छिद्र बाहर की ओर उभर कर अंकुर या पेपिला का निर्माण करता है तथा अपने शुक्राणु व प्रोस्टेट द्रव्य को शुक्रग्राहिका में भर देता है। ये पहला प्रोसेस हुआ। फिर आगे क्या हुआ, जैसे ये काम हुआ, अब मादा केंचुआ जो है उसके क्लाइटेलम भाग की ग्रंथियां लसलसे गाढ़े द्रव का स्राव करती है, जो वायु के संपर्क में आने पर सूख कर अंडवाहिनी पर दाब डालता है, और अंडवाहिनी आकर खुलती है किसके अंदर, 14वें खंड में मादा जनन छिद्र में, जिससे अंडाणु निकलकर कौन से भाग में भर जाते हैं, क्लाइटेलम भाग में, क्योंकि 14वां 15वां 16वां खंड ही क्लाइटेलम भाग होता है। अब जैसे ये काम हुआ तो केंचुए के शरीर में पीछे की ओर गति होगी, यानी केंचुए का शरीर पीछे की ओर गति करेगा, जिससे कोकून आगे की ओर गति करेगा, शरीर के यानी जो अगले वाले खंड है उधर की ओर खिसकेगा। जैसे ही ये कोकून 5वें छठे, छठे सातवें, सातवें आठवें और 8वें 9वें खंडों से ऊपर से गुजरेगा तो उसमें शुक्राणु भर दिए जाते हैं और कोकून मुख वाले भाग की ओर से शरीर से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब कोकून शरीर से अलग हो गया, शरीर से बाहर हो गया, तो इसलिए इस निषेचन को कहा जाता है बाहरी निषेचन। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी, यानी कोकून तब तक बनते रहेंगे और ऊपर से अलग होते हुए शरीर से अलग होते रहेंगे जब तक इन खंडों के अंदर शुक्राणु पड़े रहते हैं। पूरे शुक्राणु जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक ये प्रक्रिया केंचुआ करेगा। और एक कोकून से सिर्फ एक ही केंचुए का निर्माण होता है, बाकी जो अंडे हैं वो इसके परिवर्धन में सहायता करते हैं। तो ये थी मैथुन क्रिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगला जो सिस्टम आता है केंचुए में वो है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको अपन डिटेल में देखना है पाचन तंत्र को। पाचन तंत्र जो है वो उसका मुख्य आहार नाल है पढ़नी अपने को, और आहार नाल जो है एलिमेंट्री कैनल वो मुख से लेकर गुदा तक यानी शरीर के सारे भाग में पाई जाती है। ये इसमें कौन कौन से भाग आते हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, अपने उससे रिलेटेड जो संरचनाएं हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मुख, इसके बारे में सिर्फ अपने ये याद रखना है कि मुख जो है, ये पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि ये प्रथम खंड जिसको पेरिस्टोमियम कहते हैं उसकी अधर सतह पर पाया जाता है। ये एक अर्धचंद्राकार छिद्र के रूप में होता है। सेकंड जो हारनाल का भाग है वो है मुख गुहा या बकल कैविटी। ये पहले खंड से लेकर मुख से लेकर तीसरे खंड तक पाई जाती है। इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड पाए जाते हैं, अनुदैर्ध्य वर्ण उपस्थित होते हैं। और ये काम क्या करती है, ये भोजन को ग्रहण करते समय अंदर बाहर होकर आगे पीछे थोड़े मूवमेंट कर भोजन को ग्रसनी तक पहुंचाने का काम करती है। यानी मुख गुहा का काम क्या है, मुख से भोजन को ग्रसनी तक पहुंचाना। नेक्स्ट जो अगला अंग है आहार नाल का वो है ग्रसनी, फेरिंग्स। ये चौथे खंड में स्थित होती है। ये खंडों को ध्यान रखना भाई, इनके कौन सा अंग किस खंड में है। इस ग्रसनी में ग्रसनी पुंज पाया जाता है। अब ग्रसनी पुंज क्या होता है, स्योंजी उत्तक, पेशी तंतु व रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं, ग्रसनी पुंज का निर्माण करती हैं। सबसे खास बात ग्रसनी के बारे में ये है कि इसमें पाई जाती है असंख्य लार ग्रंथियाँ, यानी लार ग्रंथियों की संख्या जो है वो निश्चित नहीं है। इनसे स्रावित होता है लार, और लार में पाया जाता है श्लेष्मा और प्रोटीन अपघटक एंजाइम। कौन कौन से हैं ये अपने आगे जब पाचन की क्रियाविधि करेंगे वहाँ पर आ जाएगा। ग्रसनी आगे खुलती है ग्रसिका के अंदर, ईसोफेगस। ग्रसिका का कोई विशेष कार्य नहीं है, ये पाचन में किसी प्रकार का कोई रोल प्ले नहीं करती, लेकिन याद रखना है ये 5वें खंड से लेकर 8वें खंड तक पाई जाती है। और इसका सिर्फ एक ही काम है, भोजन को ग्रसनी वाले भाग से उसका जो अगला भाग है इससे पेशनी वहाँ तक पहुँचाना। अगला जो
आहारनाल का भाग है वो है पेशनी गिजार्ड। ये 8वें व 9वें खंड के मध्य पेशी तंतुओं की बनी होती है और कैसी संरचना है, अंडाकार या गांठदार संरचना होती है। इसका काम इंपॉर्टेंट है, ये भोजन को पीसने का काम करती है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम कैलीमेट्री कनाल का पूरा डायग्राम है, ये आपको इजीली समझ आ जाएगा यहाँ से। ये देखिए इसमें ये माउथ है पहले खंड में, बकल कैविटी 1 से 3 खंड तक, फेरिंग्स है उसके बाद, ग्रसनी जिसको बोला था अपने चौथे खंड में, 5वें से लेकर 8वें खंड तक ये ईसोफेगस पाई जाती है इसके अंदर। उसके बाद आगे पढ़ा अपने अभी 8वें 9वें में गिजार्ड है यहाँ पर, पेशनी जिसको बोलते हैं। फिर 9वें खंड से लेकर 14वें खंड तक आगे अपने पढ़ेंगे, ये स्टमक पाया जाता है। उसके बाद 15वें खंड से आगे का भाग जो है वो सारा इंटेस्टाइन या आंत्र बोलते हैं उसको, जिसको आगे 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें 15वें से लेकर 26वें खंड जो है उसको कहा जाता है प्री टिफेसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन या पूर्व आंतरवलन क्षेत्र। ये पाया जाता है 15वें से लेकर 26वें खंड तक। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखना कि पूर्व आंतरवलन क्षेत्र जब 26वें खंड तक यहाँ तक है, ये 26वें खंड में यहाँ से इससे एक पार्श्व स्थिति में 2 शंकुनुमा इस प्रकार उभार निकले रहते हैं, इनको कहा जाता है आंतरीय सीका या इंटेस्टाइनल सीकम। तो ये भी अपने आगे थ्योरी के अंदर आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर आंतरवलन क्षेत्र आता है, और ये आंतरवलन क्षेत्र जो है ये 27वें खंड से लेकर अंतिम 25 खंडों को छोड़कर वहाँ तक पाया जाता है, और अंतिम 25 खंडों में जो होता है उसको कहा जाता है पश्च आंतरवलन क्षेत्र। ये सारा अपने इस डायग्राम में भी आपको इजीली समझ आ जाएगा और थ्योरी में भी देखेंगे। ये जो डायग्राम में दिखाई गई संरचना है ये इस ल्यूमन का यानी इस आंत का एक कटा हुआ भाग है, इसको अलग किया गया और इस भाग में ये फोल्ड ऐसे पाए जाते हैं, इसी कारण इनको वलन क्षेत्र या अंतर्वलन क्षेत्र कहा जाता है, टिफेलोसोल बोलते हैं इनको। ओके, तो नेक्स्ट अगर अपने बात करें अमाशय की, अमाशय जैसे कि आपको बताया डायग्राम में कि 9वें खंड से लेकर 14वें खंड तक पाई जाने वाली एक संकरी नळीनुमा संरचना है। इसकी भीतरी सतह वलन युक्त होती है। सबसे खास बात जो याद रखनी है अमाशय के बारे में, इसकी भित्ति में पाई जाती है कैल्सीफेरस ग्रंथियाँ, और ये कैल्सीफेरस ग्रंथियाँ मिट्टी में, केंचुए का जो भोजन है मिट्टी के ह्यूमिक अम्ल को उदासीन करने का काम करती है, यानी उसका जो एसिडिक नेचर है उसको ये न्यूट्रल करने का काम करती है। तो आपसे क्वेश्चन, कैल्सीफेरस ग्रंथियाँ आहार नाल के केंचुए के किस भाग में पाई जाती हैं, तो किस में पाई जाती हैं, अमाशय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो अगला पार्ट है आहार नाल का वो है आंतर इंटेस्टाइन। ये 15वें खंड से लेकर बताया आपको अंतिम खंड तक होती है। 3 भाग होते हैं, पूर्व आंतरवलन क्षेत्र, आंतरवलन क्षेत्र और पश्चांतरवलन क्षेत्र। 15वें से लेकर 26वें खंड तक का भाग कहलाता है पूर्व आंतरवलन क्षेत्र। आंतरवलन क्षेत्र क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें छोटे छोटे वलन पाए जाते हैं, फोल्ड पाए जाते हैं, लेकिन आकार में ये छोटे होते हैं। इनको रसांकुर कहा जाता है, विलाई, और विलाई का काम होता है भोजन का अवशोषण करना। फिर आपको जो एक संरचना बताई थी इसमें आंतरीय सीका जिसको कहा था आपने, तो 26वां जो खंड है उस पर एक जोड़ी पार्श्वी है, यानी साइडों की ओर निकले हुए उभार पाए जाते हैं शंकुनुमा, जो ऊपर की ओर 22वें या 23वें खंड तक पहुँचे रहते हैं। उस संरचना को कहा जाता है इंटेस्टाइनल सीकम या आंतरीय सीका। सेकंड पार्ट आता है आंतरवलन क्षेत्र, टिफलोसोलर क्षेत्र रीजन। ये 27वें खंड से लेकर अंतिम 25 खंडों को छोड़कर वहाँ पर पाया जाता है। इसमें रसांकुर बड़े होते हैं, जिससे अवशोषण जो है वो भोजन का अधिक होता है। इसमें एक बड़ा वर्ण पाया जाता है, इसी कारण इसका नाम आंतरवलन क्षेत्र पड़ा। नेक्स्ट जो है वो है पश्च आंतरवलन क्षेत्र, पोस्ट टिफेलोसोलर रीजन। ये अंतिम 25 खंडों में पाया जाता है, इसको मलाशय भी कहते हैं। इस भाग में भोजन का पाचन और अवशोषण नहीं होता। इसमें अपचित भोजन जो है वो छोटी छोटी गोलियों के रूप में संग्रहित रहता है, और उन छोटी छोटी गोलियों को कहा जाता है वर्मी कास्टिंग। और इस भाग में किसी प्रकार के कोई फोल्ड वगैरह नहीं पाए जाते, आंतरवलन एब्सेंट होते हैं। आहार नाल का जो लास्ट पार्ट है एनस या गुदा, अंतिम खंड जिसको पाइजीडियम बोला था, केंचुए के शरीर का जो अंतिम खंड है इसको क्या कहा जाता है, पाइजीडियम। इसके पश्च छोर पर पाए जाने वाला छिद्र, जिससे वर्मी कास्टिंग यानी ये छोटी छोटी गोलियां जो है वो शरीर से बाहर निकाली जाती है, क्या कहलाता है, गुदा। तो ये हुई पाचन तंत्र की संरचना, इंपॉर्टेंट है ये, और इसका डायग्राम भी आपको बनाना आना चाहिए। जैसे जैसे अपने पॉइंट हैं इसके खंड याद हो जाएंगे तो डायग्राम भी इजीली आप ड्रॉ कर लोगे।
अब आती है केंचुए में पाचन की क्रिया कि केंचुए में पाचन होता कैसे है। तो सबसे पहले मुख द्वारा ये भोजन ग्रहण करता है, मुख से मुख हुआ और मुख हुआ भोजन को कहाँ पहुँचा देती है, ग्रसनी में। जैसे ही भोजन ग्रसनी में पहुंचा तो ग्रसनी में पाई जाती है लार ग्रंथियाँ, जो क्या स्रावित करती है, लार, और लार में पाया जाता है श्लेष्मा, और श्लेष्मा और दूसरा प्रोटीन अपघटक एंजाइम। प्रोटीन अपघटक एंजाइम में तो याद रखना है अपने को प्रोटीएज, और ये प्रोटीएज किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का। और श्लेष्मा में पाया जाता है म्यूसिन, और म्यूसिन भोजन को लसलसा व नम बनाने का काम करता है। तो लार ग्रंथियों से दो स्राव याद रखने हैं, म्यूसिन और प्रोटीएज। म्यूसिन भोजन को नम बनाता है, जबकि प्रोटीएज जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। ग्रसनी से भोजन पहुंचेगा ग्रसिका के अंदर, और ग्रसिका मैंने बताया था कि ये भोजन को सिर्फ एक ही काम है इसका, ग्रसनी से कहाँ पहुंचाना, पेशनी तक, और पेशनी में भोजन को बारीक पीसा जाता है। पेशनी से भोजन पहुंचेगा अमाशय, जो 9वें से 14वें खंड में था। अमाशय में बताया था कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है, कैल्सीफेरस, और ये कैल्सीफेरस ग्रंथियाँ मिट्टी के पाए जाने वाले मिट्टी में जो ह्यूमिक अम्ल होता है उसको उदासीन करने का काम करती हैं। ठीक है। अमाशय से भोजन पहुंचेगा आंतर में, और आंतर में भी उसके दो पहले वाले पार्ट जो इंपॉर्टेंट है अपने, जिसमें अपने प्री डिफेलोसोलर और डिफेलोसोलर रीजन, पूर्व आंतरवलन और आंतरवलन क्षेत्र, इस आंतर की भित्ति में पाचक रस स्रावित किए जाएंगे। उन पाचक रसों में ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज एंजाइम होंगे जो प्रोटीन, वसा, स्टार्च आदि का क्या करेंगे, पाचन करेंगे। साथ ही साथ इस भाग में रसांकुर पाए जाते हैं, विलाई, और वो विलाई भोजन के अवशोषण में, पाचित भोजन के अवशोषण में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब आप तैयारी करोगे जेट वगैरह की, ICA वगैरह की, तो केंचुओं में वसा और ग्लाइकोजन जो पाचित भोजन में से संग्रह किया जाता है शरीर में, वो किया जाता है विशेष प्रकार की कोशिकाओं में जिनको कहा जाता है क्लोरेगोगन कोशिकाएं। जैसे हमारे अंदर भोजन का जो अवशोषण है होकर अवशोषित भोजन जो है वो संग्रहित होता है, वो यकृत में होता है। केंचुए के अंदर जो अवशोषित भोजन है वो संग्रहित कहाँ होगा, क्लोरेगोगन में होगा। और किस रूप में होगा, वसा और ग्लाइकोजन। वसा जो है वो पीत कणों के रूप में होती है और ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पर भोजन का संग्रह किया जाता है। लास्ट इसके अंदर वर्मी कास्टिंग, ये पचित भोजन का पाचन भी हो गया, अवशोषण होकर उसका संग्रह भी कर दिया अपने। जो अपचित भोजन बचा उसको कहा जाता है वर्मी कास्टिंग, और उसको गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, तो ये अपने सारे के सारे जो इसके सिस्टम थे वो कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर में वो है केंचुए का कृषि में महत्व। केंचुए के कृषि में महत्व जो है उसका मैंने नोट्स में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ज़्यादा उसको ऐड किया हुआ है, बाकी जो है वो मैं आपको बताता हूँ, तो आप साथ साथ चाहे नोट कर लेना। सबसे पहला जो कृषि में महत्व है इसका वो है प्रलोभन व भोजन के रूप में। देखो, प्रलोभन होना है लालच देना, तो केंचुए को मछली वगैरह पकड़ने के लिए मछलियों को लालच दिया जाता है केंचुए का, जिससे मछलियाँ वगैरह को पकड़ने में इसका यूज किया जाता है, तो ये तो प्रलोभन में आ जाएगा। भोजन, केंचुआ भोजन के रूप में ये छिपकली हैं, सांप है, मेंढक हैं, पक्षी हैं, उनके भोजन के रूप में ये प्रयुक्त होता है। ओके। सेकंड, जैविक खाद के निर्माण में तो भी बताया, जो वर्मी कास्टिंग होती है ये भी जैविक खाद के रूप में उपयोग की जाती है। उसके बाद प्लांट भी लगाए जाते हैं जिसमें गली सड़ी जो कागज़ वगैरह होते हैं, पत्ते वगैरह घेर दिए जाते हैं, केंचुए रखे जाते हैं जो खाद तैयार करके देते हैं, जिसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, और इस प्रक्रिया को वर्मी कल्चर कहा जाता है, केंचुओं को पालना इसके लिए। तो ये जैविक खाद के निर्माण में काम आता है। दूसरी चीज़ याद रखना कि जो दूसरी कंपोस्ट होती है उसके कंपैरिजन में जो वर्मी कंपोस्ट है इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश की मात्रा जो प्रतिशत मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा बेनिफिशियल है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। ठीक है। मृदा सुधार के रूप में केंचुआ जो है वो मिट्टी को पोली करता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र बनाता है ये मिट्टी के अंदर, जिससे जल का अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है उसकी, एयर वगैरह आसानी से उपलब्ध होती है मृदा को, जिससे उसकी उर्वरक क्षमता जो है वो बढ़ती है। तो ये तीन है कृषि में महत्व जो लाभदायक है इसमें, प्रलोभन व भोजन के रूप में, जैविक खाद के निर्माण में, और मृदा सुधार के रूप में। अब जैविक खाद के निर्माण में केंचुए की कुछ जातियां हैं जो विशेषकर पाली जाती हैं, उनके नाम आप यहाँ ध्यान रखना, आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, तो ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए जातियों को। एक है डेट्रीटिवोरस, मैं लिख देता हूँ आप नोट कर लेना, ये डेट्रीटिवोरस एक तो ये जाति है जो वर्मी कंपोस्ट के लिए तैयार करने के लिए पाली जाती है, और दूसरी आप ध्यान रखना जियोफेगस, ये दो जातियाँ जो है ये वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए पाली जाती है। ठीक है।
और भी है, ये अपनी बुक में दिया हुआ है तो पूछ सकता है आपसे। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए 2 जातियों के नाम लिखो, तो ये दोनों अपने को पता होनी चाहिए। लास्ट अपना जो है इसमें वो है हानियाँ, कि केंचुए हानि भी पहुंचाते हैं। सबसे पहली हानि तो इनकी ये है कि ये मृदा कटाव अधिक होता है, क्योंकि ये मिट्टी को पोली कर देते हैं, उनमें मिट्टियों में रंध्र होने के कारण मृदा का कटाव जो है वो अधिक होता है। दूसरा, ये कुछ परजीवी संचरण में मध्यम प्रपोषी की तरह काम करते हैं, यानी कि द्वितीयक प्रपोषक की तरह ये काम करते हैं। कौन कौन से परजीवी हैं? एक तो टेपवर्म, फीताकृमि जो होता है उसका ये मध्यम प्रपोषी होता है केंचुआ, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद एक आप याद रखना, जो सूअर होते हैं उनके लंग्स में एक निमेटोड पाया जाता है, जो वहाँ रोग उत्पन्न करता है। उस निमेटोड का परजीवी है ये निमेटोड, उसका भी मध्यम प्रपोषी होता है केंचुआ। तो 2 बातें ये याद रखना यहाँ पर। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन आने के सर्वाधिक चांस हैं, वो है पौधों के लिए नाशक जीव, यानी केंचुआ कुछ पौधों को भी नुकसान पहुँचाता है। कौन कौन से केंचुए हैं, कौन कौन सी उनकी जातियाँ हैं जो पौधों के लिए नाशक जीव का काम करती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांस रहते हैं यहाँ से। सबसे पहला मालाबारिया पेडुडिकोला और दूसरा है एफेनेस्कस ओरिजीवोरस। ये मालाबार में पाए जाते हैं दोनों ही केंचुए जो हैं, और ये वहाँ पर चावल की जो फसल होती है, धान की जो फसल होती है, उसकी जड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन, चावल की फसल की जड़ों को नुकसान पहुँचाने वाले केंचुए की दो केंचुओं के वैज्ञानिक नाम या केंचुए की 2 जातियों के नाम, तो ये दोनों याद रखने हैं, मालाबेरिया पेडुडिकोला और दूसरा है एफेनेस्कस ओरिजीवोरस। सेकंड, कोयम्बटूर क्षेत्र जो है वहाँ पर पान की फसल जो है उसकी जड़ों को नुकसान पहुँचाने वाले केंचुए का नाम, तो कौन सा है? फेरेटिमा एलांगेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 नंबर के लिए। ओके, उसके बाद लास्ट जो है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो हैं, इस क्षेत्र में इलायची के पौधे के तने को हानि पहुँचाने वाले केंचुए कौन से हैं? तो ये वंश है पेरियोनिक्स। इसकी कुछ जातियाँ जो हैं वो अनामलाई की पहाड़ियों में इलायची के पौधे के तने को हानि पहुंचाती हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपने किसी नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, ताकि वो भी सब्सक्राइब करके इन वीडियो का जो है वो बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।